अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ योर होस्ट कुरतुल फ़ातिमा। वेलकम बैक टू एनर्जी टॉक्स। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। बिजली, हर महीने का बिल, लोड शेडिंग, ये सिर्फ नंबर्स और स्केड्यूल्स नहीं हैं, ये हमारी ज़िंदगी को बहुत हद तक असरअंदाज करते हैं। इसीलिए आज हमने सोचा कि इस गुफ्तगू के लिए हम एक एक्सपर्ट को बुलाएं और उनकी नज़र से बात की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर उमर फारूक। ही वर्क्स एज अ पावर सिस्टम एक्सपर्ट एट लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट। He holds over 13+ years of experience on NTDC planning, load forecasting, generation and transmission studies. Assalamu alaikum sir, welcome to the show. वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, एंड आई थिंक द पीपल हु आर वाचिंग द पॉडकास्ट, या जब भी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, हर किसी के जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि बिजली इतनी महंगी क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अच्छा, बिजली महंगी क्यों है, इसको देखने के लिए हमें अपने टैरिफ को स्प्लिट करके देखने की जरूरत है। मैं इसे 5 मेजर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करता हूँ। पहला कंपोनेंट है उसका कैपेसिटी कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट एनर्जी कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट है डिफरेंट जो सर्विसेज हैं, यूज ऑफ सिस्टम चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन, और दूसरी जो सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हैं। चौथा कंपोनेंट इसका क्रॉस सब्सिडी का है, और पांचवा कंपोनेंट टैक्सेस का है। इन्हें वन बाय वन देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट की जो वेट है वो है कैपेसिटी चार्ज। ये वही कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जिनकी हम अक्सर सुनते भी हैं, आईपीबीस के बारे में बात भी होती है कि हम उनसे जनरेट करें ना करें, हमें वो कैपेसिटी पेमेंट उन्हें पे करनी है। पिछले 7 साल के अंदर हमने अपनी जनरेशन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को डबल कर लिया। डबल करने के साथ जाहिर सी बात है, जब आप एक कैपेसिटी या एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल करेंगे, आपने उसके अगेंस्ट लोन्स लिए हुए हैं, उनको रीपे करना है। सो उनकी बहुत हैवी लोडेड प्राइसेस फर्स्ट अब आपको देखने को मिलती हैं, जिसको आपने रीपे करना होता है। सो यस, कैपेसिटी चार्ज एक बहुत मेजर कंपोनेंट है, लेकिन देयर इज नो वे यू कैन गेट रिड ऑफ दैट, क्योंकि अब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हुए हैं। दूसरा कंपोनेंट है एनर्जी पेमेंट्स का। ये डायरेक्टली लिंक्ड है आपके फ्यूल से, और इस वक्त आपकी जो जनरेशन है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट इंपोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर है। इंपोर्टेड फ्यूल्स का मतलब ये है कि एक तो वो यूएसडी यानी डॉलर एक्सचेंज से इंडेक्स्ड होंगे, या वो आपको स्पॉट से लेना पड़ेगा। जो भी दुनिया के अंदर फ्यूल प्राइसेस के अंदर डायनामिक्स हैं, वो स्ट्रेट अवे आपके पावर सेक्टर को अफेक्ट करती है इवेंचुअली। सो एनर्जी कंपोनेंट क्योंकि बहुत ज्यादा उसके अंदर शेयर जो है वो इंपोर्टेड फ्यूल का है, तो इसलिए वो भी हमें काफी हैवी कह लें उसका इंपैक्ट नजर आता है। सो यस, ओवरऑल अगर कैपेसिटी और एनर्जी कंपोनेंट्स को मिलाया जाए तो मेजर शेयर इनका है, और ओवरऑल जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्राइस है वो ही बहुत ज्यादा हो चुकी है। सो यस, जनरेशन कॉस्ट बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन ये वाहिद कंपोनेंट नहीं है कि इसकी वजह से आपकी प्राइसेस राइज कर रही हैं। इसमें एक और मेजर कंपोनेंट यूज ऑफ सिस्टम चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन या सर्विस का, आई विल से ये माइनर कंपोनेंट है, बट स्टिल उन 5 मेजर कंपोनेंट्स के अंदर इट्स वन ऑफ देम। ये इतना ज्यादा नहीं है, और इसे अगर हम अपने सिस्टम को मजीद एफिशिएंट कर लें, इसी के अंदर लॉसेस भी हैं सारे, सो इसको एफिशिएंट करने के साथ हम इसमें भी कमी लेके आ सकते हैं। सेकेंडली, जो हमारे पास कह लें जो फोर्थ कंपोनेंट है, दैट इज क्रॉस सब्सिडी। क्रॉस सब्सिडी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, इट्स लाइक जो आपके प्रिविलेज्ड कंज्यूमर्स हैं, कुछ वो आपके जो लाइफलाइन कंज्यूमर्स हैं, उनका कंपोनेंट वो पे करते हैं। अगेन, एफिशिएंट सिस्टम्स के अंदर और रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटीज के अंदर ये इतना बड़ा बर्डन नहीं होना चाहिए। और जो 5वां कंपोनेंट है वो टैक्सेस का है। सो इन 5 कंपोनेंट्स के अंदर यस, सबसे ज्यादा हैवी पार्ट जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्राइस का है, और उससे छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल है। फ्यूचर के अंदर सस्ती जनरेशन प्लान्ड है, बट स्टिल आपका कैपेसिटी कंपोनेंट इस हद तक बढ़ चुका है कि अब हम उसको कम नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो आपका बाकी 30% जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको शायद कम कर लें। इसमें एक छोटी सी एडिशन जो पिछले 3 साल या 2 साल में हमें देखने को मिली, वो सोलराइजेशन की है। अब सोलराइजेशन को आप ऐसे देखें कि एक बस के अंदर लेट्स से 50 ट्रैवलर्स बैठे हैं। हर ट्रैवलर नॉर्मली पे करता है उसको, जो उसकी टिकट है उससे उसका बस का रेंट और बस का फ्यूल दोनों कवर होते हैं, और वो इक्वली डिवाइड होता है उन 50 कंज्यूमर्स में। लेकिन लेट्स से उन 50 पैसेंजर्स में से 20 पैसेंजर्स कहते हैं कि हम आपकी बस इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन आपको पे कुछ नहीं करेंगे। सो क्या होगा कि ओवरऑल जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो बाकी के 30 कंज्यूमर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ये रिसेंटली ये काफी तेजी से देखने को मिल रहा है, और ये पावर सेक्टर में बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस का ये कंसर्न भी बन रहा है कि जो सोलर कंज्यूमर्स हैं वो ना सिर्फ एनर्जी चार्ज अवेट करते हैं, बल्कि वो कैपेसिटी चार्ज भी अवेट कर लेते हैं।
जिसकी वजह से जो कैपेसिटी चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है बाकी सारे कंज्यूमर्स के ऊपर, सो वो एक एडिशनल बर्डन बन के सामने आता है। सो आई वुड से कि दीज आर द मेन फैक्टर्स बिहाइंड द राइजिंग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इसका मतलब है कि जनरेट तो हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग क्यों है? क्या स्टोरेज का मसला है, प्लानिंग का मसला है? अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हम इस बात को समझ लें और बहुत गौर से समझ लें कि अब हमारे पास जितनी भी लोड शेडिंग हो रही है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द जनरेशन शॉर्टफॉल। हम इस वक्त जनरेशन सरप्लस में हैं और आज से नहीं है, पिछले 4 साल से हैं। और इन 4 सालों के अंदर शायद एक भी वक्त ऐसा नहीं होगा कि जब हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को हमारी डिमांड ने क्रॉस किया। हाँ, बहुत कम ओकेजन्स पे ऐसा जरूर हुआ कि इंटरनेशनली फ्यूल्स इतने एक्सपेंसिव हो गए कि हमने डिसाइड किया कि हम फ्यूल्स को प्रोक्योर ही नहीं करेंगे। सो इसको हम अपनी टेक्निकल टर्म्स के अंदर फ्यूल कंस्ट्रेंट कहते हैं कि जब हमारे पास वो एनर्जी पैदा करने की कैपेबिलिटी तो थी, लेकिन हमने पावर प्लांट्स को फ्यूल ही नहीं दिया। तो कुछ महीनों के अंदर हमने ये भी देखा, स्पेशली जब आपने देखा होगा कि जब हमने मार्केट्स को इंस्ट्रक्ट किया कि वो 10 बजे बंद हो जाए, ये वही फेज था कि जब हमारे पास फ्यूल की पेमेंट के पैसे ही नहीं थे। लेकिन इसके अलावा अगर 2017 की आपको नवाज शरीफ साहब की तकरीर याद हो, तो उसमें उन्होंने कहा था कि पावर प्लांट्स तो हमने लगा लिए, लेकिन पता ये चला है कि जो तारों की तरसील यानी बिजली की तरसील का जो तारों का निज़ाम है वो अभी तक नहीं बना। और यही गलती हमने अपने सेक्टर में की कि हमने पिछले 7 साल के अंदर अपनी जनरेशन कैपेसिटी डबल की, लेकिन अगर हम उसको ट्रांसमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 7 साल पहले तक हम 20,000 मेगावाट सर्व कर रहे थे, आज रफली 25,000 मेगावाट सर्व कर रहे हैं। सो दैट मींस कि हमने अपनी ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी उस लेवल से बढ़ाई नहीं। सो एक फैक्टर तो ये है कि बहुत सारी जगहों पे अभी भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, तब जाके वो रिमूव होंगी। सो कहीं कुछ जगहों पे इस वजह से लोड शेडिंग होती है। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन लोगों को उस तरह से उसका कह लें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो है हाई लॉस फीडर्स की। कुछ ऐसे फीडर्स हैं या कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां के लोग बिल नहीं पे करते। सो वी हैव 2 चॉइसेस। एक ये कि हम उन्हें पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें और उनसे रिकवरी ना होने के बावजूद उनके जो पेंडिंग बिल्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करें बाकी कंज्यूमर्स के ऊपर। दूसरा कि हम उन्हें कम से कम बिजली सप्लाई करें ताकि जो हमारा रेवेन्यू लॉस है वो कम से कम रहे। और नेचुरली जो सेकंड ऑप्शन है ये ज्यादा बेहतर है, गिवन कि इस वक्त बाकी कंज्यूमर्स की कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सो दीज आर द प्राइमरी रीजंस बिहाइंड द लोड शेडिंग। सो इट्स नॉट अबाउट द जनरेशन शॉर्टफॉल, इट्स प्राइमरीली ड्यू टू ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट्स एंड द हाई लॉस फीडर लोड शेडिंग। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें पीक आवर्स की, तो पीक आवर्स का आइडिया आया कहाँ से और ये है क्या, इनके पीछे की लॉजिक क्या है? ये आइडिया बहुत सिंपल है। अगर इसके लिए हम चलते हैं लंदन या सिंगापुर। लंदन के अंदर एक खास टाइम डिफाइंड है कि जब वहां पर ट्रैफिक अगर एंटर होती है तो उसे कंजेशन चार्ज किया जाता है। मकसद ये है कि क्योंकि लंदन सिटी बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड है और उसके अंदर ट्रांसमिशन या यू कह ले कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद इन्हांस नहीं किया जाता था, क्योंकि मैं खुद लंदन गया हूं तो मुझे पता है कि वहां पर रोड्स बहुत छोटी हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द इतनी सारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं कि उन्हें एक्सपैंड करना पॉसिबल नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। सो उन्होंने ये तरीका, मैं समझता हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट तरीका लगाया, और सेम गोज विद सिंगापुर, कि उन्होंने अपनी रोड्स को रश से बचाने के लिए उस पर कंजेशन चार्ज लगाया कि जब वो रोड्स बिजी होती हैं, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर कोई गाड़ी अपनी वहां पर लेके जाता है तो उसे एक एडिशनल चार्ज पे करना पड़ता है। सेम फिलॉसफी आपके पावर सिस्टम में है। इसकी इंटेंशन ये होती है कि आपके रिसोर्सेज को के अंदर इन्वेस्ट करने के बजाय यूजर के बिहेवियर को थोड़ा बदला जाए, ताकि आपके वही रिसोर्सेज ज्यादा बेहतर यूटिलाइज हो और आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट जल्दी ना करनी पड़े। सो हमने ये देखा ओवर द इयर्स, आपकी पीक जिन आवर्स में आ रही थी, अगर हम उस पीक को वैसे ही बढ़ने देते सो क्या होता कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट मजीद करनी पड़ती, ना सिर्फ जनरेशन में बल्कि ट्रांसमिशन में। सो इसके लिए एक बहुत ही कॉमन टेक्निक, ये डिमांड साइड मैनेजमेंट की टेक्निक है, बेसिकली बहुत कॉमन है। वो यही है कि आप एक प्राइस सिग्नल कंज्यूमर को दें कि जिसके लिए वो वहां पर जो पीक आवर्स है उसमें कंज्यूम ना करें, और ये बहुत कॉमन है और ये बहुत इफेक्टिव भी है। ठीक है, अब असल में ये डिजाइन थे कि आपकी पीक लेट से 7 से 11 तक ना आए, लेकिन आप ये देखें कि हमने इसको किस तरह इस्तेमाल किया कि हमारा जो सोलर कंज्यूमर है
वो 7 से 11 बिजली इस्तेमाल नहीं करता, और जैसे ही पीक टाइम खत्म होता है 11 से 12 के दौरान वो ऑल एट वंस अपने सारे एसीज ऑन कर लेता है, क्योंकि अब उसके वो यूनिट्स ऑफसेट हो रहे हैं आपके सोलर जनरेशन से। और इसका इफेक्ट ये देखने को मिला कि आपकी पीक ही पीक आवर से निकल गई। पिछले 2 साल से पीक रात 12 बजे आ रही है, जिसकी कोई रीजन नहीं है सिवाय एयर कंडीशनिंग के, क्योंकि उस टाइम और कोई ऐसा लोड नहीं है कि जो वहां पर पीक को मूव कर सके। अच्छा, इसमें एक और चीज देखने वाली है कि हम इस वक्त पीक आवर्स के स्लॉट्स रख रहे हैं 4 घंटे के, और बाकी नॉर्मल ऑफ पीक के आवर्स। लेकिन ये देखना जरूरी है कि दुनिया में इस टाइम क्या हो रहा है। दुनिया में इस वक्त एनर्जी प्राइस आवरली बेस के ऊपर चल रही है, विच मीन्स कि आपके हर घंटे के रेट्स डिफरेंट है। इवन अगर आप कनाडा की बात करें, क्योंकि वहां मुझे इत्तेफाक हुआ वहां के रेट्स को देखने का, उसके सर्टेन आवर्स के अंदर कंज्यूमर को नेगेटिव प्राइसिंग दी जाती है। यानी अगर उन आवर्स में कंज्यूमर डिमांड लेगा, अपने एसीज को ऑन करेगा, तो उसे पेमेंट की जाएगी। सो इवेंचुअली ये जो पीक आवर्स या ये जो टाइम वेरिएबल प्राइसिंग का जो मैकेनिज्म है, इसने इवेंचुअली मजीद कॉम्प्लिकेट होना है और अपने ये कुछ घंटों से निकल के हर आवर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है इवेंचुअली। ठीक है, मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि जो स्लैब्स और यूनिट्स का सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी में, वो किस तरह से काम करता है, और मतलब एक लिमिट है ना कि आप इससे ज़्यादा अगर यूनिट इस्तेमाल करोगे तो आपका बिल जो है वो ज़्यादा हो गया, जो भी यूनिट की प्राइसिंग चेंज होती है, वो किस तरह से काम करता है और उसका आम कंज्यूमर पर क्या इफेक्ट है? अच्छा, पहले तो ये देखें स्लैब सिस्टम है क्या। स्लैब सिस्टम बेसिकली ये है कि अगर आपके कुछ कंज्यूमर्स हैं जो कि ज़्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, सो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो रिलेटिवली अफोर्ड नहीं कर सकते, सो अप टू 100 यूनिट्स आपके जो ओवरऑल एनर्जी पेमेंट्स हैं या जो टैरिफ है वो बहुत कम है। फिर वहां से राइज होता होता जितनी ज्यादा कंजम्पशन कोई करेगा उतना ही ज्यादा उसे प्रिविलेज समझा जाएगा और उतना ही ज्यादा उसे चार्ज किया जाएगा। सो इसके अंदर पहली चीज समझने की है कि इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ओवर चार्ज किया जा रहा है जो यूनिट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, बल्कि असल में इसकी इंटेंशन ये है कि जो लाइफलाइन कंज्यूमर है उसको कोई डिस्काउंट दिया जाए, उसे कोई सब्सिडी दी जाए, ताकि वो अपना डे टू डे गुजारा कर सके। अब हुआ क्या, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लेते हैं। इसकी इंटेंशन यही थी कि लाइफलाइन कंज्यूमर को सेव किया जाए। अब हम सोचने की इस बात की जरूरत है कि क्या होगा अगर स्लैब सिस्टम नहीं होगा। होगा कुछ ऐसे कि आपके जो 100 यूनिट्स एक गरीब फैमिली कंज्यूम करती है, उसे आज बिल आता है लेट्स से 800 रुपए। अगर ये स्लैब सिस्टम खत्म हो जाएगा तो ये उसे बिल हो सकता है 2500 या 3000 के करीब आए, यानी 3 गुना ज्यादा ये बिल उसका बढ़ जाएगा। सो इवेंचुअली आपका जो पूरा आपकी जो कम्युनिटी है उसका लाइफस्टाइल बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होगा। और ये हमने देखा जब हमने लास्ट 3 साल के अंदर ये जब टैरिफ स्ट्रक्चर्स और ये स्लैब्स रिवाइज हुई, तो मैंने खुद ये मंजर देखे कि लोग सड़कों पे अपने बिल लेकर फिर रहे थे और लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे बिल पे कर दें, कुछ ना करें, बस हमारे बिल पे कर दें। इसलिए क्योंकि उन्होंने कंजम्पशन पैटर्न्स वही रखे, लेकिन उनके क्योंकि वो स्लैब रिवाइज हो गई हुई थी और वो इससे अवेयर भी नहीं थे कि इसका क्या इंपैक्ट उन पे पड़ेगा। सो इवेंचुअली ये सब सिस्टम्स डिजाइन होते हैं आपके जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। Thank you, sir. बहुत शुक्रिया. Thank you for coming and शुक्रिया for this insightful conversation. And for all of you guys, thank you so much for watching. That's all for today's episode on Pakistan's electricity challenges. I would like to thank my guest, जिन्होंने हमें इतनी आसान और सादा ज़ुबान में समझाया है कि बिजली और लोड शेडिंग के पीछे सिस्टम की असल कहानी क्या है। अगर आपको आज की गुफ्तगू अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ कुरतुल फातिमा और आप देख रहे थे एनर्जी टॉक्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।